हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम मैनकाइंड फार्मा आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में कि किस तरह की दोस्तों जो लिस्टिंग है मैनकाइंड फार्मा की कल हो सकती है। क्या यहाँ पर जो मुनाफा है वो कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जिन लोगों को नहीं भी मिला है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है जिन लोगों को नहीं मिला और वो मैनकाइंड फार्मा को बाय करना चाहते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को विजिट किया है, सब्सक्राइब आपको चैनल को जरूर कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मैनकाइंड फार्मा की कल मार्केट्स में लिस्टिंग होगी और डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है पूरे आईपीओ मार्केट्स के लिए। बड़ा इवेंट यही है कि दोस्तों कल ये आईपीओ डेफिनेटली तय करेगा कि क्या मार्केट्स में और आईपीओज आने वाले हैं, क्या मोर आईपीओज आप देखने वाले हैं इस पूरे मार्केट्स के अंदर, या फिर डेफिनेटली जो आईपीओ मार्केट है वो सूखा ही रहेगा और यहाँ पे आईपीओ ज़्यादा नहीं आएंगे। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कि इसकी जो लिस्टिंग है वो सबसे ज़्यादा यही मैटर करती है कि क्या मार्केट्स के अंदर अभी आईपीओज के अंदर पैसा बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैनकाइंड फार्मा को अगर आप हाल फिलहाल में नोटिस करेंगे तो जो ग्रे मार्केट के अंदर एक्शन हुआ है वो अपने आप में काफ़ी इनक्रेडिबल है। दूसरी बात यही है कि जिस तरह से क्यूआईबीज ने पैसा लगाना चालू करा है आईपीओ के अंदर, स्पेशली बढ़िया कंपनीज में जिसमें मैनकाइंड फार्मा है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा आने वाले आईपीओ के अंदर। अगर कोई अच्छी कंपनी है तो डेफिनेटली क्यूआईबीज इंटरेस्टेड रहेंगे। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों को भी आईपीओ मिला है 1080 के प्राइस बैंड से मिला है। एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा था, एक क्वेश्चन जो कमेंट में आ रहा था कि सर अभी तक हमारे शेयर्स होल्डिंग में क्यों नहीं आ रहे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार होता है। तो आपके पास आपके शेयर्स कल सुबह से पहले डेफिनेटली शो होना चालू कर देंगे, या फिर याद रखिएगा 9:45 पे ये प्री ओपन होगा एंड 10 बजे इसकी लिस्टिंग होगी। तो उससे पहले पहले आपके डीमैट के अंदर वो शो करना चालू कर देंगे। तो उसकी बात मत करिए, मतलब उसकी चिंता मत करिए कि आपके अभी तक डीमैट में शो नहीं हो रहे हैं। तो वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, वो शो हो जाएंगे। जिनको भी फर्स्ट टाइम आईपीओ मिला है उनके लिए प्रॉब्लम होती है, बट बाकी सबको पता ही है कि डेफिनेटली वो टाइम लगता है। 13 शेयर आपको कल मिलने वाले हैं, ये तो आप सबको पता ही है। अब लिस्टिंग कितने पे हो सकती है ये क्वेश्चन है, राइट। सो ये बात ध्यान रखिएगा कि मैनकाइंड फार्मा जिन लोगों ने भी लगाया है, वैसे तो अनडाउटेडली मैं यही सोच के चलता हूँ कि जिन लोगों ने भी लगाया एक थोड़े से लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से लगाया है। लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में जब ये इशू निकल के आया था तब तो ग्रे मार्केट बहुत ही कम थी, एंड डेफिनेटली जब ये इशू चल रहा था तब ग्रे मार्केट लगातार नीचे आ रही थी। तो मोस्ट लाइकली उन लोगों ने ही पैसा लगाया, क्योंकि रिटेल जो सब्सक्रिप्शन है वो तो कुल मिला के 0.92 ही था। यानी ओनली यहाँ पर जो इशू है वो 92% फिल हुआ था, रिटेल का फुली भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था। तो इसका मतलब यही था कि मैनकाइंड फार्मा के अंदर ऑलमोस्ट एक लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव वालों ने लगाया है, या फिर जो थोड़ा सा रिस्क टेकर है, राइट। दो ही लोगों ने लगाया, बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पर ये सोच के लगाया कि मुझे लिस्टिंग गेन होगा, बहुत ही कम, राइट। तो अनडाउटेडली ये बात तो समझ के चलिए कि कंपनी अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। मतलब कंपनी के अंदर आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। एंड जिस तरह से लगातार आई थिंक ये अपने मार्केट्स शेयर को इंक्रीज कर रही है। और ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी का डोमेस्टिक यानी इंडिया के अंदर 97% जिनका रेवेन्यू है वो सिर्फ इंडिया से आता है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जिस तरह से और नई नई जगह पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को ये ला पाएगी, और आई थिंक जिस तरह से यहाँ पर मैनकाइंड फार्मा के जो प्रोडक्ट्स है उसको लेकर जो अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है वो भी अपने आप में बहुत मैटर करता है। और आई थिंक फ्यूचर जनरेशन, मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा इसको लेकर पॉजिटिव रहेगी। इसलिए इसका मार्केट शेयर मुझे तो ये लगता है कि आपको आने वाले समय के अंदर इंक्रीज ही देखने को मिलेगा, डिक्रीज का तो कोई सवाल ही नहीं, यानी कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब लिस्टिंग कितने पर हो सकती है, चलिए फिगर्स पर आ जाते हैं। अब मैं अगर इसकी ग्रे मार्केट की बात करता हूँ तो देखिए ग्रे मार्केट करेंटली 132 की चल रही है, यानी 132 रुपये के आसपास दिखा रहा है कि इसको 132 रुपये और मिल सकते हैं। यानी जो प्राइस है इसकी 1080 की, उससे ऊपर जाके 1212 पे इसकी लिस्टिंग हो सकती है। यानी ऑलमोस्ट 12% से ज़्यादा का आपको एक रिटर्न जो है, यानी 12% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, यानी 12% के आसपास का आपको रिटर्न यहाँ पर कल इस आईपीओ की लिस्टिंग में मिल सकता है। ये दोस्तों करंट ग्रे मार्केट शो कर रही है। मैं अब ग्रे मार्केट के लिए भी एक दो वेबसाइट्स को चेक कर लेता हूँ ताकि हमको डेफिनेटली एक एवरेज मिल जाए, राइट। तो एक दूसरी वेबसाइट है, वहाँ पर भी अगर मैंने देखा तो वहाँ पर भी एग्जैक्टली इसी प्रकार से ग्रे मार्केट दिखा रहा है 128 रुपये से 133 रुपये के बीच में। तो एक बात तो साफ है कि हाँ, अभी करंट जो ग्रे मार्केट चल रही है इसकी, वो ये दिखा रहा है कि कम से कम 130 रुपये के आसपास अगर हम लेके भी चलते तो वो मिलने चाहिए। 130 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट जो है वो बेसिकली एक इन्वेस्टर को होना चाहिए पर शेयर, राइट। अब बड़ा क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि ठीक है, 133 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट चल रही है, बढ़िया है, अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल के अंदर हुआ क्या था, जो रीसेंट आईपीओस थे, जैसे कि उदय शिवा कुमार को लेकर मैं बात करता हूँ, ठीक है। वो उदय शिवा कुमार इंफ्रा के अंदर हुआ क्या था कि ग्रे मार्केट दिखाती थी कि 30% ऊपर लिस्टिंग होगी,
लिस्टिंग कहाँ हो गई? लिस्टिंग हो गई दोस्तों नीचे। तो ये बहुत बार हो जाता है कि कभी-कभार ग्रे मार्केट भी फेल हो जाती है, राइट? ग्रे मार्केट बेसिकली है क्या? एक अनलिस्टेड मार्केट में आपको सट्टा देखने को मिल रहा है कि हाँ, इतना ऊपर ये लिस्ट हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन क्योंकि देखिए बड़ा आईपीओ है तो डेफिनेटली ग्रे मार्केट जो रहती है वो थोड़ी बहुत स्टेबल रहती है और ग्रे मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग मोस्ट लाइकली होती है, ये भी मान के चलना चाहिए। उदय शिवा कुमार में एक बात क्या थी कि वो छोटा इशू था, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। तो ऑलमोस्ट जो ग्रे मार्केट रहेगी उसके हिसाब से लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट अगेन किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट? तो मेरा एस्टिमेट क्या है, चलिए आपको मैं ये बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, आपके पास जो प्राइस है, जो प्राइस पे शेयर है वो है दोस्तों 1080, राइट? मेरा एस्टिमेटेड लिस्टिंग यही मानना है कि ये मेरा एस्टिमेट है कि इसकी जो कल लिस्टिंग है वो बेसिकली होगी ऑलमोस्ट एट 1180 से लगाकर 1250 के बीच में। अब हो सकता है कि दोस्तों आप 1180 से 1250 के बीच में कोई सा भी आप आंकड़ा ले लीजिए, उसके बीच में मेरा मानना यही है कि कल इसकी लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी दिखती है। क्योंकि जो मार्केट्स के एक्सपेक्टेशंस है और जो बाज़ार का चाल है, क्योंकि बाज़ार हाल फिलहाल में आपको जिस तरह की तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक बात तो साफ है कि लिस्टिंग की नेगेटिव होने के, यानी लिस्टिंग में आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। मतलब 99% चांसेस है कि कल प्रॉफिट होगा और 1% चांस है कि कल लॉस होगा। तो ये बात तो मान के चलिए कि प्रॉफिट की जो चांसेस है वो ज़्यादा है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात दोस्तों यही है कि 1250 के बीच तक लिस्टिंग हो सकती है। तो प्रॉफिट का आंकड़ा क्या है? प्रॉफिट का आंकड़ा दोस्तों यही है मेरा कि कल यहाँ पर लोगों को, यानी जिन इन्वेस्टर हैं उनको मुनाफा ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 1200 रुपये से लगाकर 2000 के बीच में कहीं तक का भी मुनाफा हो सकता है। जिन लोगों को भी आया है 1200 से लगाकर 2000 तक का मुनाफा किसी को यहाँ पर हो सकता है, इन्वेस्टर्स को ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, जो इशू है वो अपने आप में बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, प्रमोटर्स बढ़िया है। ये बात ध्यान रखिए, प्रमोटर्स जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे उन्होंने स्टेक बेचा। प्रमोटर्स तो यहाँ पर ओएफएस भी लाना नहीं चाहते थे, राइट? मतलब ओएफएस लाया, कोई फ्रेश इशू तो लेके आया नहीं। ऐसा नहीं कि कंपनी को पैसों की जरूरत है, ये था पूरा का पूरा ओएफएस। तो अनडाउटेडली यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स ने और जो एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, जिसमें बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलते हैं, तो आई थिंक चीज़ें काफ़ी सारी इसके पक्ष में जाती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर एक अच्छी लिस्टिंग होगी, मुनाफा अच्छा खासा होगा। अब क्या करें जिनके पास नहीं आया? तो ये बात ध्यान रखिए, जिनके पास नहीं आया आप चाहे तो वेट कर सकते हैं। वेट कैसा कर सकते हैं? Q4 नंबर्स के आने का। एक बार Q4 नंबर्स क्योंकि जल्दी निकल के आ जाएंगे, एंड Q4 नंबर्स दोस्तों अगर एक बार निकल के आ जाते हैं, नंबर्स अच्छे निकल के आते हैं, बाजार के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से निकल के आते हैं, कंपनी के मार्केट शेयर में इंक्रीज देखने को मिलता है, तो आई थिंक ये एक बहुत प्रिफर्ड पिक रहेगा जिसको आप आपके पोर्टफोलियो का, जी हाँ, पोर्टफोलियो स्टॉक है ये, पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के चल सकते हैं एंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ जिनके पास भी आया, ये बात मान के चलिए आने वाले 5 से 10 साल इसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा देखिए मत, ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आने वाले 5 से 10 साल के अंदर मुझे लगता है कि रिटर्न्स काफ़ी इंप्रेसिव कमा के देगा, क्योंकि जिस तरह का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो आई थिंक बहुत ही फिनोमिनल है। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि एक पोर्टफोलियो कंपनी है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, जिसको बिल्कुल हिस्सा बना के रखिए और जिनके पास आया वो पर इसके अंदर पेशेंस के साथ बैठे रहिए और ऐड करते रहिए कि जब यहाँ पर अच्छा समय है, बिकॉज कंपनी बढ़िया है और आई डोंट थिंक कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको ये कोई नुकसान दे के जाएगी, नफ़ा ही करके जाएगी, मुनाफा ही दे के जाएगी, ये मोस्ट लाइकली चांसेस है। तो ये दोस्तों कल मेरा लिस्टिंग का एस्टिमेट है, होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कितने पर इसकी कल लिस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।